हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। आज का जो पेपर है वो गन्ना पर्यवेक्षक का है। 2016 में एग्ज़ाम हुआ था। इस पीडीएफ में आपको क्या मिलेगी? थ्योरी, इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एससी के ओल्ड पेपर आपको मिलेंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी का ओल्ड पेपर ही है। अब आपको करना क्या है कि मैंने एक बात बताई थी अभी कि आपको इस जो पेपर है इसे किस तरीके से टैकल करना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये बेल आइकन को दबा देना ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपको प्रीवियस ईयर पेपर को करना कैसे है आप इस बात को समझ लेना। आप टेस्ट पेपर बोलते थे, टेस्ट पेपर मुझे लाना है, टेस्ट पेपर आपको नहीं करना है। इसमें 50 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है और ये बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी के ओल्ड पेपर हैं। ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको करना क्या है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछते जाऊं आप अपने आप को मार्किंग देते जाना कि 50 आउट ऑफ 50 में आपके कितने नंबर के क्वेश्चन सही हुए हैं। बिल्कुल अच्छे से मार्किंग करना और उसको 2-2 नंबर देते जाना और जो गलत आंसर करना उसको 1 नंबर काटते जाना। आप देखना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं या 50 में से कितने क्वेश्चन गलत सही करके आप 1 नंबर हमें पोस्ट कर देना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि आप खुद भी देख सको कि बाकी बच्चों की तुलना में बाकी सभी बच्चे ऐसे ही करेंगे, सभी लोगों को ये करना है। तो आप इंडिविजुअली ये चीज़ देख सकते हो कि बाकी स्टूडेंट के नंबर कितने आ रहे हैं। आप लोग माइनस मार्किंग निकाल के ही क्वेश्चन का उसमें पोस्ट करना कि आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से एक आपको आइडिया लगेगा कि हाँ हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है और आप लोग इसको एक अलग ही रूप दोगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। और एक और बात थी कि जो भी है इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? इसकी सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन सब की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब इसमें क्या है, देखो ये है उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा गन्ना पर्यवेक्षक 2016 की है सामान्य जानकारी। आपकी इसकी परीक्षा कब हुई थी? 3 जुलाई 2016 को हुई थी। आगे हम चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? ये देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इसका सही आंसर है और ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन आप जब इस वीडियो को हम डाल देंगे तब आप वहाँ से पढ़ लेना। एक्सप्लेनेशन उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। क्वेश्चन ये चौथा थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन है आपका विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग? निम्नलिखित कथनों में से भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला जो ऑप्शन है, यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है। यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है। यह तीसरा है, यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। और चौथा है, यह धार्मिक संप्रदायों में नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी पार्ट। जो अपना धर्म है ऑफिशियल स्टेटस किसी को नहीं देता है, ये सभी धर्म को एक समान भाव से देखने की प्रेरणा देता है। तो ये आपका जो आंसर था वो गलत था। आगे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ पे उपलब्ध है? लोकसभा, राज्य विधान सभा में, पंचायती राज में, उपरोक्त सभी स्थानों पर। आपको बताना है कि कहाँ पे औरतों के लिए सीट रिजर्व है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंचायती राज। पंचायती राज में औरतों के लिए कितना सीट रिजर्व है? 1/3। बाकी लोकसभा और बाकी जगह पे बातें चल रही हैं, काफ़ी बार ये मुद्दा उठा है लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। आगे देखो कब तक होता है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसन इज इंडिया वाज हेल्ड? पहला सेंसस कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1852, 1872, 1881 और चौथा ऑप्शन है 1952।
ये 4 ऑप्शन है और इसका जो सही उत्तर है वो है 1872। लॉर्ड मायो ने किया था इसका, और 1881 में भी हुआ था, लेकिन वो बाद में हुआ था। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ प्राइमरी सेक्टर? कौन सा रोजगार है जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार, पुजारी। देखिए 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक और एक द्वितीयक और तृतीयक। ये जो 3 क्षेत्र हैं, पहला कौन सा होता है जो कृषि से हो या मछली पालन से हो, ऐसे सेक्टर को प्राथमिक सेक्टर बोलते हैं। दूसरा सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग वाला, और तीसरा होता है सर्विसेज वाला। तो देखो टोकरी बुनने वाला जो है प्राथमिक का बिल्कुल पार्ट है, माली भी है, कुम्हार भी है। पुजारी जो है, पुजारी पार्ट नहीं है, ये सर्विसेज देता है, तो सर्विसेज जो है थर्ड वाले में आता है। आगे हम देखते हैं, आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लेना। ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है। इसके द्वारा आप क्या क्या भेज सकते हो? वॉइस, वीडियो एंड डाटा, आप सभी कुछ भेज सकते हो। केवल साउंड भेज सकते हो, केवल वीडियो भेज सकते हो, केवल डाटा भेज सकते हो। तो केवल ध्वनि, केवल वीडियो, केवल डाटा, या तीनों भेज सकते हो। तो मैंने एक चीज़ बताया था कि यूपी SSC में जब भी तीनों वाले क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर तीनों ही सही होंगे। इसका ए पार्ट सही है। कुछ चीज़ें मैं बीच बीच में आपको बताते जा रहा हूँ, गाइड करते जा रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ को ध्यान देते रहना, आपके ज़्यादातर आंसर सही बनेंगे। ये क्या होता है, ये तीनों, लेकिन आपको इस बार नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना है। लेकिन आपके क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट हो तो आपको करना है। लास्ट में मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या करना है, अभी आप लोग करते रहो। एग्ज़ाम से पहले मैं गाइड करूँगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। डरने की कोई बात नहीं। देखो इसका है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? कौन सा मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं है? इसमें हम देख लेते हैं। वर्कर्स फ्रॉम बिहार गो टू महाराष्ट्र फॉर देयर लिवलीहुड। बिहार के कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला चेन स्थापित करते हैं। माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। सरकारी संस्थानों में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है। ये 4 ऑप्शन है, कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? और इसका सही उत्तर है माँ बाप की संपत्ति के पे उनके बच्चों का उत्तराधिकारी होना, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से दिया है, बाकी आप देखते रहना। ये क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, कम्युनिकेशनल रिसर्च लेबोरेटरी CRL पुणे, इंडियन रेलवे नई दिल्ली। इसका जो सही उत्तर है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, इसमें पहली बार इंस्टॉल किया गया था। आगे हम देखते हैं, पहली टेली कम्युनिकेशन डिवाइस कौन सी थी? पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था? टेलीफोन, टेलीग्राफ, कंप्यूटर और टेलीविज़न। इसका जो सही आंसर है वो है टेलीग्राफ। आपको बताना है टेलीग्राफ किसके, कौन से अंग्रेज के शासनकाल में टेलीग्राफ आया था और किस सन में। आपको ये जो भी आपके आंसर हैं आप लोग अपने मार्किंग करते जाना, गलत सही, और लास्ट में आपको हम शाम को PDF डाल देंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम में आपकी सारी PDF मिलेंगी, वहाँ से आप सारी ये डाउनलोड कर लेना और अपनी तैयारी देखते रहना कि आप में कहाँ कमी आ रही है। आगे हम चलते हैं। देखो इसका इंग्लिश का देख लेना, एक बार इंग्लिश वाले भी देख लो। ये चीज़ है, आपको मैच करना है। सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, फ्रेटर्निटी है। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव लाइक ए फैमिली मेम्बर, पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर।
पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। बाकी हिंदी में हम देखते हैं, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, भाईचारा। पहला ऑप्शन है ABCD, दूसरा है DACB, तीसरा है BCDA, चौथा है CBDA। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, देखो प्रभुत्व संपन्न है, प्रजातांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, भाईचारा है। तो भाईचारे से आप जा सकते हो कि A होगा, यानी कि चौथा का पार्ट क्या होगा, चौथे का A होगा। यहाँ से अगर यहाँ से हम बात करें, इसका C पार्ट सही है गाइस, C पार्ट सही है। देखो यहाँ पे आंसर दिख गया, कोई बात नहीं। चौथे का क्या होगा आप देखना, चौथे का A होगा, भाईचारा। ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष का क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष जो तीसरा है उसका D होगा, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होगी। प्रजातांत्रिक का क्या मतलब होता है, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, इसका C होगा। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है आपको वोट देने का अधिकार हो, 18+ ईयर के आप हो गए हों तो आपको वोट देने का अधिकार हो। यही आपका है कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। राजनीतिक अधिकार क्या मतलब है, अब ऐसा तो है नहीं कि राजनेताओं के जो पैसे रुपए या जो निधि आती है उस पर आपका अधिकार है, कुछ नहीं। आप एक पार्टी चुन सकते हो, आप लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी को उसके पद से हटा सकते हो, आप चयन कर सकते हो। अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हो तो आपको वोट देने का अधिकार है, सिर्फ यही मतलब है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। इसका C ऑप्शन सही था गाइज। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट नून ऑन 21 जून एट। 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री उत्तर। और इसका जो सही आंसर है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखो मैंने क्या बोला था, जब दो क्वेश्चन आंसर में दो चीज़ एक समान हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। जहाँ पे भी ऑल आए, मैक्सिमम टाइम है 95% टाइम है, चांसेज हैं कि ऑल वाला ऑप्शन सही होगा। कुछ चीज़ें हैं जो UPSSC की चीज़ें हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगा। अगर आप इस चैनल पे आए हो तो बाकी लोगों से थोड़ा एज आपको मिलना चाहिए। आगे हम देखते हैं। देखो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और ये आपका साइंस में पूछ सकता है, साइंस के भी क्वेश्चन हम कराएंगे। विच गैस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए मेजर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। गैस वातावरण का महत्तम भाग कौन सी गैस होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन, लगभग 78% है। उसके बाद से कौन सी है, ऑक्सीजन। उसके बाद से आपकी ऑक्सीजन आती है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, ETC बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। तो ये सारे कौन सी सर्विसेज होते हैं गाइस, ये सारे होते हैं ई सर्विसेज। सब ई से है, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ये सारे ई से शुरू हो रहे हैं और ये सारे कौन सी हैं, ई सर्विसेज हैं। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कौन से दो जुड़े हुए हैं। देखिए ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। अगर आपको इतना भी पता हो कि कौन सा स्टेट पूरब में है कौन सा पश्चिम में है तो भी आप इस चीज़ को कर ले जाओगे। इसका जो सही आंसर है वो है सिलचर एंड पोरबंदर। आपको पता होगा सबसे पश्चिमी कौन सा राज्य है, पोरबंदर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में पड़ता है और ये सबसे पश्चिमी राज्य भी है। पूरब में अगर वैसे देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, ये सारे पड़ते हैं पूरब में।
अब मुंबई क्या है, मुंबई से भी पश्चिम में पड़ता है गुजरात, तो गुजरात का ही अगर कोई ऑप्शन है तो आप गुजरात के ही ऑप्शन से जाओ। इसका सही आंसर ये है, ये असम में पड़ता है सिलचर, पोरबंदर पड़ता है गुजरात में, इसका सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। देखो दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए में कौन सा शब्दावली प्रयुक्त की जाती है? आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लोकल ट्रेड। आपको पता होगा अगर कंट्री की बात होती है इंटरनेशनल ट्रेड उसे हम बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इज द सही ऑप्शन है। देखो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो वो क्रिस गेल जी हैं। आपको पता होगा पिछले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें ये बोला था कि 300 टेस्ट में 300 रन प्रथम कौन था, उसका आंसर वीरेंद्र सहवाग था। तो आपको पता होगा स्पोर्ट में क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा ये फोकस कर रहा है, तो आप लोग क्रिकेट वाले ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन क्रिकेट में IPL अभी हुआ था उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। उसकी एक वीडियो IPL की मेरे को पड़ी हुई है, IPL की वीडियो मैंने इसी चैनल पे डाल दिया है, आप लोग देख लेना। मुश्किल से 5 या 7 मिनट की वो वीडियो है, देख लेना। बाकी मैं देखता हूँ तो एक करंट में एक क्रिकेट का बना देता हूँ जो कौन कौन से रैंकिंग है, क्योंकि क्रिकेट से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, IP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। IP को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। देखो यूनियन ऑफ इंडिया, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये आपको मैच करना है। मेयर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सरपंच, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देख लेना। इसके ऑप्शन देखो, भारत का संघ, ग्राम पंचायत, नगर निगम, राज्य, महापौर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सरपंच। इसके ऑप्शन देखो दे रखे हैं कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन इसके हिसाब से बी हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत के संघ का कौन है? राष्ट्रपति, राज्य का कौन होता है? राज्यपाल, नगर निगम का कौन होता है? महापौर, ग्राम पंचायत का कौन होता है? सरपंच। तो ये इस तरीके से जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे देखते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस पॉलिटी में देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठा रहा है, और इसीलिए मैं देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहे हैं। जैसे कल एक क्वेश्चन आपको मिला था जैन धर्म से कि उनके प्रथम तीर्थकर कौन है, इसीलिए मैं बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आपको करा भी रहा हूँ, और PDF भी जो मैं दूंगा बहुत ही लिमिटेड दूंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट। बाकी आप लोग पढ़ते रहना, बाकी मुझे जो चीज़ लग रही है वो चीज़ मैं समाहित कर लूँगा UPSSC के प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? एग्जिस्टिंग लॉ में कौन सी कंट्री में कौन सी संस्था है जो परिवर्तन ला सकती है? प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। तो जो हमारी संसद है गाइज, ये कर सकती है। संसद इज द राइट आंसर। संसद क्या है? संशोधन कर सकती है। अभी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, SC/ST एक्ट में संशोधन हुआ था कि पहले क्या होता था कि जैसे ही कोई FIR करता है तुरंत उसे पकड़ लिया जाता था। इसको संसद ने, यानी कि जो अपनी करंट गवर्नमेंट है उसने इसको बदल दिया, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, आप पहले जांच होगी उसके बाद से ये एक्ट आएगा। फिर सुप्रीम गवर्नमेंट ने इसे बदल दिया है और इसको बोला है कि नहीं, अब पहले जैसे था रूल वैसे ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आया था उसको पलट दिया है। तो मेरे सिर्फ ये कहने का मतलब है कि संसद एक ऐसा है जो संविधान संशोधन कर सकती है, कोई एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें परिवर्तन कर सकती है। आपको बताना है कि संविधान संशोधन का आर्टिकल कौन सा है, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। हम आगे चलते हैं। देखो ये करंट का क्वेश्चन है, उस समय स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ था। PM नरेंद्र मोदी लॉन्च स्टार्टअप इंडिया स्कीम इन विच ऑफ द सिटीज?
वाराणसी, कानपुर, नोएडा, लखनऊ। और ये इसलिए भी पूछा है क्योंकि स्टार्टअप इंडिया का जो है इसका स्टार्टअप किस शहर से हुआ था। इसका सही आंसर है नोएडा। नोएडा से इन्होंने इसका आगाज़ किया था। देखो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक का है। इकोनॉमिक से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। विच वन एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है कि रोजगार के अवसरों की कमी क्यों है। मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती है। श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम करते हैं। मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम कर रहे हैं। श्रमिक काम करना नहीं चाहते। इसका गाइस सही आंसर है बी कि जितना उनके काम करने की क्षमता है उससे कम काम करते हैं। इसी वजह से रोजगार के अवसर जो हैं वो काफ़ी कम है। आगे हम चलते हैं। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, बाकी लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना इसका, और इसकी पीडीएफ शाम को आपको मिल जाएगी। आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य जूट निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है। यानी कि जहाँ पे जूट सबसे ज़्यादा होगा वही निर्यात करेगा। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है। और वैसे पूरे अगर इन जनरल बात करें तो बांग्लादेश में जूट सबसे ज़्यादा होता है। देखो एक है आउट ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड, 3-4 टाइप के राशन कार्ड होते हैं। अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड। आपको बताना है कि कौन सा कार्ड है जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सर्वाधिक गरीब लोगों को राशन कार्ड कौन सा दिया जाता है इनमें से, अंत्योदय, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड। और इसका जो सही उत्तर है वो है अंत्योदय कार्ड। ये दिया जाता है सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति को ये कार्ड मिलता है, पुअर ऑफ द पुअरेस्ट। आगे हम चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ऑप्शन है आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। गहन कृषि, स्थानांतरी कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि। इनमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका बी पार्ट। जो रोपण कृषि है या प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो बहुत बड़े फील्डों में उगाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो बड़े होते हैं उनमें ये चीज़ उगाई जाती है। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। रबी क्रॉप किसे कहते हैं। राइस, चावल है, मोटे अनाज है, सरसों है, कपास है। तो रबी क्रॉप जो है इसका सही ऑप्शन है सरसों। रबी क्रॉप किसे कहते हैं जो ठंडी में होती है या जो सर्दियों में होती है वो करते हैं। इसमें देखो गेहूँ आ सकता है, मटर आ सकती है, सरसों आ सकता है। ये सारे जो हैं रबी क्रॉप हैं। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ना। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर होंगे। अगर उससे अलग भी कुछ आएगा तो आप उसको कर सकते हो। देखो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब स्टैटिक पार्ट है लेकिन थोड़ा अलग पूछ रहा है। लीमा राम इज़ नोन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। लीमा राम जो हैं किस खेल से संबंधित है, आप यही बता सकते हो। सर्वोच्चम प्रदर्शन किस में किया गया था उनका। तो ये शूटिंग के हैं, निशानेबाज हैं ये, और इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में कौन सी घोषणा करती है। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस, इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस, अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मध्यम समर्थन मूल्य, प्रभावी समर्थन मूल्य।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसका जो सही आंसर है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि धान की एमएसपी इस समय कितनी है, गेहूं की एमएसपी इस समय कितनी है। एमएसपी होती क्या है? एमएसपी ये होती है कि किसान एक तरीके से मतलब वादा करती है सरकार कि इससे कम में, जैसे कि अगर कोई एमएसपी, अगर मान लो धान की एमएसपी अगर उन्होंने तय कर दी तो उससे कम में धान नहीं बिकेगा। अगर उससे कम में किसी किसान को धान बेचना पड़ता है तो वो उसको गवर्नमेंट को बेचे, गवर्नमेंट उसे उस प्राइस पे खरीदेगी। बिचौलियों का इसमें से लेन देन ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से किसानों को एक तरीके से उन्हें एक फ्रीडम मिलती है वर्क करने की और एक प्रोत्साहन मिलता है। एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? देखो, पहला नाम है जयप्रकाश नारायण, श्री रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। इसका जो सही ऑप्शन है वो है विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, उन्होंने भूदान आंदोलन को शुरुआत की थी। आगे हम चलते हैं, विश्व के सर्वाधिक फीचर फिल्मों का उत्पादन किस देश में होता है? अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा फीचर फिल्म बनती हैं और उसमें भी जो तमिल की फिल्में हैं सबसे ज़्यादा बनती हैं। तमिल की फिल्में सबसे ज़्यादा बनती हैं, फिर बॉलीवुड, फिर बाकी और भी हैं, बंगला में फिल्में बनती हैं, असमिया बनती हैं, बहुत सारी हैं, छत्तीसगढ़ी, बहुत सारे हैं मूवी बनती हैं, भोजपुरी है, भोजपुरी भी इस समय बहुत ज़्यादा मूवी बनती हैं। ये सारी मूवियाँ बनती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तमिल मूवियाँ बनती हैं, उसके बाद से बॉलीवुड, उसके बाद से भोजपुरी और ये असमिया और बंगाली, इस टाइप की मूवी बनती रहती हैं। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप देखो इस क्वेश्चन को, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? 1936 बम्बई ठाणे के मध्य, 1953 बम्बई सूरत के मध्य, 1953 बम्बई ठाणे के मध्य, बम्बई घाट कोपर के मध्य। देखो, मैंने क्या बोला, जहाँ पे दो डेट आएगी समझो कि आपका आंसर उसी में से है। इसका सही आंसर है मुंबई और बम्बई और ठाणे के मध्य। तो आप देखो, ये एक ट्रिक है और ये एक जगह से नहीं है, बहुत जगह आपको प्रीवियस ईयर में कराऊंगा पर डे। आप देखना एक क्वेश्चन ये चीज़ वर्क कैसे कर रही है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, द आगा खां गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ किस गेम से है? आगा खां गोल्ड कप, ऑप्शन है बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। और इसका जो सही उत्तर है वो है फुटबॉल। जो आगा खां गोल्ड कप है, देखो गोल्ड कप जो होता है वो फुटबॉल से होता है और आगा खां कप जो होता है वो किससे होता है? हॉकी से होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप याद रखना। आगे हम चलते हैं, बाकी देखो एक्सप्लेनेशन जो दिया है आप लोग याद कर लेना। हॉकी से आगा खां कप, नेहरू कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, बिरला ट्रॉफी, फुटबॉल से डुरंड, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, आगा खां गोल्ड कप, नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान। ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है, जो पीडीएफ आपको मिलेगी, बिल्कुल आप उसमें से याद कर लेना। इसमें से हो सकता है आगे आपको क्वेश्चन पूछे। कहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपका क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, झारखंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड? ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है आपकी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है, ये पाई जाती है कहाँ पे गाइस? गुजरात में। गुजरात में, तमिलनाडु में और ये जो उसके पश्चिमी क्षेत्र हैं उसमें पाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं? पेट्रोल है, सौर एवं पवन ऊर्जा है, जीवाश्म ऊर्जा है, खनिज है। देखो, पुनः पूर्ति योग्य या
ऐसे संसाधन कौन से होते हैं जिनको आप फिर से, जो एक है जैसे पेट्रोल है, एक बार आप जला दोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही फॉसिल फ्यूल हैं, जैसे भी जो आप पेट्रोल हो गया या जो भी चीज़ें आपको मिलती है वो ख़त्म हो जाएगा। मिनरल्स में ऐसा ही है, लेकिन सोलर एक ऐसा है, सोलर सिस्टम है, विंड पावर ऐसा है जो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन को हम इसे मान सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको। आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है। मतलब जितने भी घर हैं वहां पे आपको बरसात के पानी को मतलब संचित करने के लिए आपको ढांचा बनाना ज़रूरी है। तो ऐसा एकमात्र राज्य जहां पे स्टार्ट हुआ था वो है तमिलनाडु। अब ये चीज़ें राजस्थान में भी गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया है। राजस्थान में जितने भी लोग रहते हैं वो लोग भी अपना ये वर्क करते रहते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ है। देखो इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल लीगुमिनियस क्रॉप किसे बोलते हैं, जैसे दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। हम पल्सेज को बोलते हैं, दालों को बोलते हैं फलीदार फसल। आपको बता देते हैं, क्रॉप रोटेशन एक होता है, फसल चक्र। फसल चक्र आप समझ लो। क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र जो होता है उसमें क्या होता है कि एक खेती के बाद दूसरी खेती की जाती है। जैसे मान लो कि हमने गेहूं की खेती कर दी तो हम दाल उसमें फिर लगाते हैं। उससे क्या होता है कि जो उर्वरक की क्षमता होती है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो होती है, दलहन की जितनी भी खेती होती है उनमें नाइट्रोजन, उसके जड़ों में नाइट्रोजन पाई जाती है जो नाइट्रेट में बदलती है, जो उस मिट्टी को बहुत ही समृद्धशाली बनाती है। तो आपको ये है जो फसल चक्र है उसका यही गेम है कि एक जो क्रॉप उगाई जाती है उसके बाद से एक दलहन उगाई जाती है, तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, फिर उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, फिर दूसरी क्रॉप उगाई जाती है। इसको फसल चक्र भी बोलते हैं या क्रॉप रोटेशन भी बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही रूप में किया गया है। नेहरू ट्रॉफी टेबल टेनिस, बीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल, होलकर ट्रॉफी एथलेटिक्स, रिलायंस कप ये है बोट रेस। अभी जो हमने एक किया था फुटबॉल का, जो हम ऊपर दिखा रहे थे उसमें बता रहे थे बीसी रॉय ट्रॉफी जो किससे है, फुटबॉल से है। तो इसका सही आंसर है बीसी रॉय, फुटबॉल इज़ द राइट आंसर। बी पार्ट इसका सही है गाइस। देखो चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई थी। चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी, भारत में किस राज्य में हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ हुई थी, गोरखपुर। गोरखपुर में एक जगह है वहाँ पे ये घटना हुई थी चौरी चौरा का। देखो आपको बताना है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। 10 मार्च, 12 मार्च, 4 अप्रैल, 4 फरवरी। देखो मार्च 2 बार आया है और 1930 2 बार आया है, तो इन्हीं दोनों में से आपका आंसर सही होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था ट्रिक, और ये हर जगह वर्क करेगी, आप इसको थोड़ा थोड़ा फॉलो करना। सही उत्तर है आपका 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, करमचंद गांधी, दादा भाई नौरोजी। इसके सही ऑप्शन है हिंद स्वराज के लेखक कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी। आगे हम चलते हैं। ये बिल्कुल आप लोग पढ़ लेना गाइस। जैसे गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा है, यंग इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी, इंडिया स्ट्रगल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया डिवाइडेंट। ये आप देखो इसकी पीडीएफ जो मिलेगी ये सारी टेलीग्राम में मिलेगी, आप लोग लेकर बिल्कुल पढ़ लेना। इससे आपके प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कब घटित हुआ था। आप देखना इसमें हमने जो ट्रिक बताई है
कि दो एक जैसे होंगे। 13 अप्रैल 2 बार आया है, तो आपका आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। 13 अप्रैल देखो, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया है, तो मैंने क्या बोला, ये आपका आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। 1919 में वो घटना हुई थी, आपका 13 अप्रैल 1919 इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, देखो रामदेव जी का भी नाम आ गया है, बहुत लोग उनको ही मार के चले आएंगे, महर्षि पतंजलि और महर्षि अरविंद। महर्षि पतंजलि इसका सही उत्तर है। योग दर्शन किसका है? महर्षि पतंजलि का। देखो क्वेश्चन है, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास में होती है? यहाँ पास है, छूट गया है, ये सबसे पास में होती है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य कब सबसे पास में होते हैं, वो तारीख आपको पूछ रहा है। इसका सही उत्तर है 3 जनवरी। 3 जनवरी को ये दोनों बिल्कुल पास में होते हैं। ये सारा एक्सप्लेनेशन आप लोग देखते जाना। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य सबसे नज़दीक होते हैं, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य सबसे अधिक दूर होते हैं, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन जो है पढ़ना, आप लोग PDF जो आपको मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ना। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको उसकी। ऑप्शन है, भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं? P तरंगे, सतही तरंगे, S तरंगे, इनमें से कोई नहीं। जो आयोग ने आपका आंसर मारा है वो मारा है P तरंगे, इसको मारा है, लेकिन सही उत्तर है सतही तरंगे। ये बिल्कुल भूपर्पटी से, बिल्कुल जहाँ पे EP सेंटर होता है, बिल्कुल नीचे जहाँ से भूकंप उठता है वहाँ से ये उठती हैं और बिल्कुल ये ठोस में बहुत ही विनाशकारी होती हैं। सतही तरंगे इसका सही उत्तर है, लेकिन आयोग ने जो मारा है वो आपका P वेव मारा है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर पढ़ना। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? मेरठ, लखनऊ, नोएडा, कानपुर। शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वो है कानपुर में। कानपुर इसका सही उत्तर है। आगे हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, जन्म दर से क्या अभिप्राय है? किसी एक वर्ष में जन्मे कुल बच्चों की संख्या, किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जन्मे कुल बच्चों की संख्या, किसी एक वर्ष में प्रति सैकड़ा जनसंख्या के अनुपात में जन्मे बच्चों की संख्या, किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे बच्चों की संख्या। इसका सही उत्तर गाइज D होगा कि जो जन्म दर होती है वो 1000 पे दी जाती है और जीवित बच्चों पे दी जाती है। दो बातें इसमें होती है मेन, जो जीवित बच्चे होते हैं उन पे दी जाती है ये, और 1000 पे ये काउंट की जाती है। तो किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के जन्मे जीवित बच्चों की संख्या, D आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। विच ओशियन अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट? सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। इन चारों में सबसे बड़ा पूछे तो आपका हो जाएगा इंडियन ओशियन सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आर्कटिक ओशियन। ये क्वेश्चन देखो हम करा चुके हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब जो यूपी जी के यूपी करंट है उसमें हम करा चुके हैं। हु इज़ द फर्स्ट लोक आयुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के पहला लोकायुक्त कौन है? वो हैं बिशंभर दयाल। बिशंभर दयाल जी प्रथम लोकायुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनगणना 2001 के अनुसार साक्षर व्यक्ति से क्या कहा जा सकता है? साक्षर व्यक्ति हम किसे कहेंगे? आपका सीधे सीधे क्वेश्चन ये है, जो अपना नाम पढ़ लिख सकता हो,
कोई भाषा पढ़ सकता हो, 7 वर्ष या अधिक का हो और कोई भाषा समझकर पढ़ लिख सकता हो, पढ़ना लिखना और गिनना जानता हो। इसका देखो 2 चीज़ें हैं, इसका सही उत्तर सी है। सबसे पहले आप ये जानो 2 चीज़ें हैं। एज कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष की होनी चाहिए और उसे भाषा जैसे पढ़ना लिखना आना चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए। पढ़ना लिखना से मतलब ये है कि उसे थोड़ा बहुत समझ होना चाहिए उस भाषा के बारे में, जैसे नाम लिख सके, कोई चीज़ पढ़ सके, अखबार की कुछ हेडिंग पढ़ सके, वो सारे लोग साक्षर होंगे और वो 7 वर्ष से ज़्यादा होने चाहिए। इसका एक फार्मूला होता है, वो इसके PDF में मिलेगा आपको, आप वहाँ से देख लेना। देखो ये फार्मूला है, आप देख लेना यहाँ से। देखो उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, बच्चों का विवाह कराया जाता है। देखिए जो भी पंडित जी लोग होंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी ब्राह्मण हैं उनमें क्या है कि ये होती है जनेऊ धारण की, जो उपनयन समारोह बोल सकते हैं जनेऊ धारण की, और बहुत ही पवित्र तरीके से मनाया जाता है। आप समझो कि इसमें काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ किया जाता है और ये शादी से पहले मतलब मस्ट है। जितने भी लोग हैं, जैसे मेरे साथ के भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका भी जस्ट हुआ है, मैं गया भी था। बहुत ही अच्छे से ये मनाया जाता है, जनेऊ धारण कराया जाता है गाइस जिसमें, और बहुत ही मतलब उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, खान पान एक अच्छे तरीके से मनाया जाता है उसमें। और इसके बाद से बच्चों के शादी से पहले उन्हें जनेऊ धारण कराया जाता है। और आगे हम देखते हैं, देखो उपनयन संस्कार, ये आप लोग पढ़ लेना, ये शुद्धिकरण संस्कार है और बहुत ही पवित्र मन से करा जाता है। जितने भी आप लोगों में से जो भी पंडित होंगे उनको पता होगा कि ये चीज़ क्या है, कैसे है, क्योंकि मैं गया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। एक अगला क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन देखो लाइव टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन, देखो लाइव टेस्ट में देखो हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो हमने टेस्ट कराया था, ये जो हम आप लोग टेस्ट किए उसमें से फंस रहा है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया गाइस? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये हमने ग्रुप 4 में जो कराया था, और काफ़ी जिसमें मैंने कराया था उस वाले में मैंने करा भी दिया था, और इसकी अभी PDF बनने दो, ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जो आगे पीछे हो रहे हैं। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोगों को करना क्या है कि गाइज, अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग करो क्या, आप लोग कमेंट में बताना कि 50 में से कितने आपके आंसर सही हुए। आप निगेटिव मार्किंग हटा देना, जो आपके क्वेश्चन सही हुए हैं उस पर आप +2 मार्क देना, जो आपके आंसर गलत हुए उस पर आप -1 मार्क देना, क्योंकि आपकी 50% निगेटिव मार्किंग है। तो ये बिल्कुल उसी तर्ज पे हो रहा है, आप समझ रहे हो, बिल्कुल 50% निगेटिव मार्किंग है 1-2 का। तो आपके सही आंसर पे +2 और गलत आंसर पे -1, इस तरीके से आप मार्किंग करना। और इसकी जो PDF है गाइज, इसकी जो भी PDF है या जो कुछ भी आपको मिलेगा, थोड़ा हम बातें कर लें। UPSSC और UP के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के PDF नोट्स आप प्रीवियस ईयर हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। हमारा YouTube चैनल है एमोर मैथमेटिक्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। मेरा नाम दीपक सिंह है, और आप यहाँ से इसमें किसी पे भी आप लिंक पे क्लिक करोगे, चाहे आप यहाँ करो, चाहे सब्सक्राइब पे करो, चाहे इस पे करो, आप सीधे हमारे चैनल पे जाओगे, उस पास ये रेड कलर का जो ये होगा आप वहाँ से कर लेना। और ऐसे ही टेलीग्राम में ये सारी PDF मिलेगी, आप अपना आकलन कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में आज शाम को ये PDF अपडेट होकर मिल जाएगी। उस PDF में ऐसा ऑप्शन होगा क्लिक हियर का, उस पर आप क्लिक करोगे तो सीधे जो ये वीडियो अभी आप देख रहे हो आप देख लेना, इसका सारा एक्सप्लेनेशन देख लेना। अब इसमें क्या है कि इस वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही। आप अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपने अगर कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारी लाइव क्लासेज भी आती है 8:30 पे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी आपको 1-2 और क्लासेज मिलेंगी। आपको इस टेस्ट में क्या करना है कि आपको अपना आकलन करके बता देना है, और वीडियो को गाइज आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना। मैंने बोला भी था कल कि जो भी वीडियो शेयर करें जो ग्रुप में हैं वो मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज दें। बहुत लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, उसके लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।
बहुत सारे स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट भेजा है।